हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋतुराज सिंह चारण आपका स्वागत करता हूं स्काई एजुकेयर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और स्टूडेंट्स, आज की इस लाइव सेशन के अंतर्गत जो है हम एक सीरीज लेके आए हैं, क्वेश्चनों की एक श्रृंखला लेके आए हैं जो आपके काफी सारे टॉपिक से लिए गए हैं, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से नहीं लिए गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन का जो मॉडल पेपर है वो सोल्व करेंगे। हाँ, स्काई एजुकेयर ललिता प्रजापत, हेलो हेलो ललिता जी। महेश लबाना, गुड इवनिंग। सभी को प्यार भरा नमस्कार। महेश लबाना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नरपत जी, ललिता जी, चंद्रा किशोर हेलो सर, बिल्कुल हेलो। कोमल खटीक, नरप हितकर, चंद्रा किशोर सर, आज मेरा फर्स्ट डे। बिल्कुल बिल्कुल मजा आएगा आपको। आपने बहुत अच्छा लाइव सेशन ज्वाइन किया है, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। चंद्रा जी, कांता परमार, पहाड़ों की नगरी से, अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मुझे भी पहाड़ियां बहुत पसंद है, आएंगे कभी घूमने। संध्या तिवारी, गुड इवनिंग। कांता परमार, वेरी गुड इवनिंग। चंद्र किशोर नमस्कार, बिल्कुल नमस्ते। संगीता खराड़ी नमस्ते, बिल्कुल नमस्ते संगीता जी। नेम जी बालाच, हेलो, हाउ आर यू। लक्ष्मी वर्मा, हाँ लक्ष्मी जी, बिल्कुल सभी को आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। सभी को गुड इवनिंग। सुमेर जी, दिनेश जी, काव्य एकेडमी, बिल्कुल नमस्ते नमस्ते काव्य एकेडमी। नेम जी बालाज, सभी को प्यार भरा नमस्कार। रामनिवास नई, राकेश जी मुंड, शिखा बुंदेला, चंद्र किशोर, अच्छा, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। चलो, आप सभी का प्यार इतना मिल रहा है। राकेश जी मुंड झुंझुनू से, बिल्कुल। अनीता चौधरी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अनीता जी। राम लखन मीना, रोहिता जाट, सभी को प्यार भरा नमस्कार। चलो अब अपन लाइव सेशन स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड इवनिंग, तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। जुड़े रहिएगा, लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, अभी सबको शेयर करना स्टार्ट कर दो। और अपन क्वेश्चनों की श्रृंखला स्टार्ट करने जा रहे स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ओम प्रकाश जी बारा से, बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत है। आप पढ़े हुए होंगे मेरे से कोटा में। देशराज जी बेरवा, नमस्ते नमस्ते देशराज जी। रामलखन मीना, हाय हेलो सभी को। युवराज जी, आजमगढ़ दीपक, अच्छा बिल्कुल। हमने पहला क्वेश्चन आता है केबीसी। ये आपके लिए केबीसी से कम नहीं है, क्योंकि इससे आपकी लाइफ बन जाएगी। देखिएगा स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन अपने दे रखा है, देखो पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ये लो। देखिएगा स्टूडेंट्स, निरंतर व्यापक मूल्यांकन द्वारा निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है। सबसे पहली चीज, यहां पर अपन बात किसकी कर रहे हैं, निरंतर व्यापक मूल्यांकन की बात कर रहे हैं। तो इसके द्वारा निम्नलिखित में से किस चीज को मापा जाता है। ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन समग्र विकास, दूसरा रचनात्मकता का विकास, तीसरा अनुभव का विकास, और चौथा विकास का अभिप्राय सोच। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि चारों के चारों पॉजिटिव ऑप्शंस है। ऐसे क्वेश्चंस करना बहुत मतलब लेवल वाला क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स। देखिए आंसर दीजिएगा। हाँ, आरिफ जी ए, रामनिवास जी ए, बिल्कुल। आरिफ मोहम्मद ए, ललिता जी प्रजापत ए, उत्तम राज पुरोहित ए, वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। पहाड़ों की नगरी से ए, वेरी गुड, बहुत सही। आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए हो जाएगा। समग्र विकास जो है इसका आंसर हो जाएगा। कैसे होगा, अभी देखो अपन इसकी बात यहां पर करते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो निरंतर और व्यापक मूल्यांकन है, जिसको अपन क्या कहते हैं, सीसीई कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, सीसीई, कंटिन्यूअस एंड कॉन्क्रीट, या ऐसी कोई क्या कहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव कहते हैं, सॉरी, कंटिन्यूअस एंड, देखिएगा, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, ये होती है इसकी फुल फॉर्म। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। एक क्वेश्चन के साथ साथ और भी आपके अदर क्वेश्चंस भी तैयार होंगे। अपन ऑप्शंस पे जाएंगे। सबसे पहले निरंतर व्यापक मूल्यांकन किसको कहते हैं, सीसीई। सीसीई की फुल फॉर्म क्या, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन।
इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, लगातार वर्ष भर के दौरान जो है आपकी होने वाली गतिविधियां, चाहे वो शैक्षिक गतिविधि हो चाहे सह शैक्षिक गतिविधि हो, दोनों को शामिल किया जाता है किसमें, सतत एवं समग्र या व्यापक मूल्यांकन में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर क्या हो गया, समग्र विकास। यानी पढ़ाई के साथ साथ जो सह शैक्षिक गतिविधियां हैं, जब उनके बारे में भी ध्यान दिया जाएगा तब हम उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, समग्र विकास बोलेंगे। और ये कब होगा, जब आपका मूल्यांकन निरंतर होगा, व्यापक रूप से होगा, तो ये कंटिन्यूअसली चलते रहने वाला प्रोसेस है। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नीनाराम जी सिरोही से, सर जी सिरोही से प्रणाम, बिल्कुल खुश रहो, सेलेक्ट हो, पार्टी दो। आरिफ जी, हाँ वेरी गुड। सीसीई पर किसने जोड़ दिया, बिल्कुल आरिफ जी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखिएगा सीसीई पैटर्न की आपके जो बात कही है, इसके ऊपर सर्वाधिक जोर किसने दिया है, तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं, एनपीई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। देखो फुल फॉर्म भी लिख देता हूं, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। देखिएगा स्टूडेंट्स, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा। देखिएगा सीसीई पैटर्न जो है सतत, समग्र, व्यापक या निरंतर तौर से जो मूल्यांकन चलता है, इसकी सिफारिश किसके द्वारा की गई, तो इसका आंसर क्या आएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा। सबसे पहली शिक्षा नीति आई थी 68 में, फिर आई 1986 में। ठीक है, उसके बाद में 1992 में आया प्रोग्राम ऑफ एक्शन पीओए, और अभी वर्तमान में नई शिक्षा नीति भी आ चुकी है। तो आपको याद रखना है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने जो है वो किसकी अनुशंसा की थी, सीसीई की अनुशंसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा की गई। ओके स्टूडेंट्स, आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। कोटा से हरीश जी, बिल्कुल स्वागत है हरीश जी आपका। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षार्थियों को के किस वर्ग को असाधारण श्रेणी के तहत शामिल नहीं किया जाता। पहली बात, हमेशा पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। कई बार हाँ या नहीं अपने पढ़ाई नहीं है और जल्दबाजी में अपना क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यहां पर पहले तो आपको नहीं को फोकस करना है कि किस वर्ग को असाधारण श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता। बताओ, देखिए क्वेश्चन 3 का आंसर बताओ। वेरी गुड कमलेश जी डामोर, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है कमलेश जी। साथ साथ आंसर भी देते रहते। हाँ पायल खंडेलवाल, सी नहीं सीसीई होता है पायल जी। हाँ मिसप्रिंट हो गया होगा आपसे। संध्या तिवारी सी, अच्छा ये सी दे रहे हैं क्या पायल जी, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। पायल खंडेलवाल बिल्कुल सी। हंसो कुमारी ए आंसर नहीं होगा, सी आंसर होगा इसका, बिल्कुल ए नहीं होगा भाई, सी आंसर होगा। देखिएगा इसका आंसर क्या होएगा, सी। कैसे, मैं आपको बताता हूं। यहां पर देखो, ये आगे इसका ऑप्शन आता है धीरे सीखने वाले, या इसको क्या कहते हैं, मंद बुद्धि वाले। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, बात है असाधारण श्रेणी की। तो असाधारण के अंतर्गत क्या आते हैं, एक तो वो 1% जो जीनियस होते हैं, वो असाधारण होते हैं। असाधारण श्रेणी में क्या आएगा, 1% वाले लोग, एक तो प्रतिभाशाली जो जीनियस होते हैं, और एक वो 1% जिनका आईक्यू लेवल जो है बिल्कुल कम होता है, 70 से कम होता है। वो कौन से होते हैं, मंद बुद्धि वाले बालक होते हैं, जड़ बुद्धि वाले बालक, फीबल माइंडेड, इम्बिसाइल, मोरॉन कैटेगरी के बालक, यानी जिनका आईक्यू 70 से कम होता है वो असाधारण श्रेणी में आते हैं। और उसका एग्जाम्पल क्या आ गया, मंद बुद्धि वाला आ गया। धीरे सीखने वाले भी किस में आएंगे, असाधारण श्रेणी में आएंगे, क्योंकि पिछड़े बालक है। और प्रतिभाशाली बालक भी जो कौन सी श्रेणी में आएंगे, असाधारण श्रेणी में आएंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया स्टूडेंट्स, सामान्य। सामान्य का मतलब जो बालक एवरेज होते हैं, औसत दर्जे के होते हैं, साधारण या ऑर्डिनरी बालक होते हैं, वो बालक जो है वो असाधारण दर्जे में नहीं आते हैं। और सबसे ज्यादा संख्या सामान्य लोगों की ही होती है, और ये मात्रा में 60% पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 60%। बाकी जो तीनों श्रेणियां हैं वो कितने प्रतिशत में होती है, मात्र 1% में होती है, इसलिए ये असाधारण श्रेणी में होते हैं। मैं भी हूं गुरुजी, जय कुमार पाठक, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत स्वागत है आपका, बहुत स्वागत। धीरे धीरे सीखने वाले को किस में शामिल किए हुए हैं, निर्मा जी क्वेश्चन देखें, ऑप्शन देखते जाएं, आप अपने हिसाब से क्वेश्चन फॉर्म नहीं करें कम से कम। हाँ पिछड़े बालक होते हैं ना असाधारण श्रेणी में, धीरे सीखने वाले मतलब पिछड़े बालक। चलो
पायल खंडेलवाल 60%, वेरी गुड पायल जी। प्रीति गर्ग सी, बिल्कुल प्रीति, स्वागत है आपका, सही आंसर है आपका। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से बच्चे शारीरिक विकास को दर्शाते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के शारीरिक विकास को दर्शाता है? इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो बच्चे के शारीरिक विकास को दर्शाती है? देखिएगा भाई, चौथा क्वेश्चन देखिएगा। सर जी पढ़ने में आनंद आ रहा, वेरी गुड, स्वागत है, थैंक यू आरिफ जी। रोहिता जाट 90 से 110 औसत सामान्य बालक, वेरी गुड। सर एमपी टेट के लिए है क्या? बिल्कुल मंगल सिंह जी, एमपी टेट, सी टेट, आर टेट, किसी भी एग्जाम के लिए सब में आता है ये। 4B एब्सोल्युटली राइट आंसर मंगल सिंह जी। चलो देखते हैं, आरिफ जी, संध्या जी आंसर सी आ रहा है, पिंटू सा डी, कोई बी दे रहा है। चलो चलो अलग अलग आंसर आ रहे हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। अच्छा, बच्चे के शारीरिक विकास को दर्शाता है, सीधा सीधा आंसर पड़ा है। देखो ये आपके क्वेश्चन है अभिवृद्धि और विकास वाले टॉपिक से। भाई आपकी शारीरिक जो वृद्धि है वो किसको दर्शाती है? वो मात्रात्मकता को दर्शाती है स्टूडेंट्स। वो किसको दर्शाती है? मात्रात्मकता को। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी और आप फंस गए। आपने अभिवृद्धि और विकास में अंतर पढ़ा होगा कि अभिवृद्धि जो है वो मात्रात्मक होती है और विकास गुणात्मक होता है। अभिवृद्धि जो है शारीरिक पक्ष को शामिल करती है, जबकि विकास सभी पक्षों को शामिल करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? और जो शारीरिक वृद्धि जो होती है वो मात्रात्मक होती है, अभिवृद्धि या शारीरिक विकास मात्रात्मक होता है, जबकि विकास जो होता है वो कैसा होता है? गुणात्मक होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर बात किसकी हो रही है? शारीरिक विकास की बात हो रही है। तो शारीरिक विकास जो है वो किसको इंडिकेट करेगा? मात्रात्मकता को इंडिकेट करता है। यदि यहां पर केवल विकास की बात आती, किसकी बात आती? केवल विकास की बात आती तो वो किसको इंडिकेट करता? गुणात्मकता को इंडिकेट करता। लेकिन यहां पर बात कौन से पक्ष की है? शारीरिक पक्ष की बात यहां पर की गई है। तो शारीरिक पक्ष जो है वो किसको इंडिकेट करता है? मात्रा को इंडिकेट करता है स्टूडेंट्स। कि लक 28 कुड़ीदा 47 वेट कुड़ीदा, यानी मेजरमेंट हो रहा है कि आपका वेट कितना है, आपकी हाइट कितनी है, आपकी कमर कितनी है, आपका क्षेत्रफल कितना फैला हुआ है। यानी दैट मींस ये जो है किसको इंडिकेट कर रहा है? शारीरिक पक्ष मात्रा को इंडिकेट कर रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। विकास सी होगा न? हाँ, विकास का पूछे तो सी होता। चलो आगे बढ़ते हैं। संगीता जी बिल्कुल आपका आंसर सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स। कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है? आंसर देखो, क्वेश्चन ढंग से पढ़ो पहले तो। यहां पर बात किसकी कर रहे हैं? बौद्धिक विकास की बात कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की यहां पर बात की जा रही है। तो कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है? दो देखिए, आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। निर्मा जी पालीवाल, सर वृद्धि और विकास एक दूसरे से संबंधित है या पूरक है? बहुत इजी क्वेश्चन पूछा, ये तो बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है। प्रदीप जी राजावत बी आंसर दे रहे हैं। पायल खंडेलवाल 5 में बी। उत्तम जी, पिंटू सा बी सेकंड। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आंसर सही आ रहा है, जान के बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी गुड, सभी का आंसर राइट आ रहा है। विष्णुदान चारण 5 में बी, बहुत बढ़िया विष्णुदान जी। महिपाल वर्मा बी। अक्षत यादव, अक्षत जी सी नहीं होगा। संजीव गौड़ बी। हरीश कटारिया, प्रदीप कुमार बी। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? सहिष्णुता हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सहिष्णुता, जिसको अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं? टॉलरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉलरेंस कहते हैं। कैसे? अपन देखते हैं। बौद्धिक विकास की बात आ रही है तो पहला ऑप्शन दे रखा क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी को अपन क्या कहते हैं? सृजनात्मकता कहते हैं। तो बिल्कुल सृजनात्मकता जो होती है, एक बच्चे के सृजनात्मक होने के लिए उसका औसत बुद्धि होना अनिवार्य होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम के अंदर। तो यदि इफ यू आर ए क्रिएटिव चाइल्ड, दैट मीन्स आपका इंटेलेक्चुअल बहुत अच्छा है। बौद्धिक विकास में क्रिएटिविटी को शामिल किया जाता है। सृजनात्मकता यानी नई नई चीजों का निर्माण करना। वेस्ट मटेरियल से भी आप काम की चीज बना देते हो, तो बौद्धिक विकास तो है ही।
अगला देखिएगा सोच, थिंकिंग कैसी है आपकी। तो थिंकिंग जो है वो किसका पार्ट है? बुद्धि का ही पार्ट है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ते हैं ना, तो बौद्धिक विकास में सोच, थिंकिंग, चिंतन को शामिल किया जाता है। कल्पना, इमेजिनेशन, बिना कुछ इमेजिन किए तो आपका काम ही नहीं चलता। तो बौद्धिक विकास में इमेजिनेशन पावर को शामिल किया जाता है, थिंकिंग को शामिल किया जाता है, समस्या समाधान को शामिल किया जाता है, विवेक को शामिल किया जाता है, क्रिएटिविटी को शामिल किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? सहिष्णुता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पायल खंडेलवाल, यस वेरी गुड, व्हाट अ सिंबल। स्वागत है आपका पायल जी। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। जीन पियाजे के अनुसार, ये पियागेट नहीं है भैया, ये क्या है? जीन पियाजे है। इस नाम को थोड़ा ढंग से पढ़े। नाम क्या आ रहा? जीन पियाजे। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश का इनका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो ये होता है, इसमें टी साइलेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट, देखिएगा जीन पियाजे के अनुसार बच्चों को प्रवेश करते समय अहंकारी नहीं रह जाता। किस उम्र में प्रवेश करते समय बच्चा क्या नहीं रह जाता? अहंकारी नहीं रहा जाता। देखिएगा, ये मेन आपको यहां पर ध्यान रखना, क्वेश्चन इससे आपका क्लियर होगा। चलो पहले आप आंसर दो, देन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आंसर आ रहा बी, शिशुनाथ जी। भावात्मक, भावात्मक तो ऑप्शन में ही नहीं है। आशा स्वामी, पिंटूसा चौधरी, बिल्कुल, वेरी हैप्पी मूड, सब अच्छे लग रहे हैं। क्या भावात्मक कहां से ऑप्शन आ गया? ए, कोई बी दे रहा है। ए आंसर ज्यादा आ रहा है। आरिफ जी बी। संस्कृत शिक्षा डी आ रहा है। प्रीति गर्ग बी। मंजू बिजारणिया बी। चांदनी गौतम सी। चलो अब अपन इसके आंसर पे आते हैं। देखिएगा अभी आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसको किस किस फॉर्म में पूछा जा सकता है मैं सारी चीज बताऊंगा। पहली बात तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा नाम क्या दे रखा है? अहंकारी। अहंकारी को हम क्या बोलते हैं? ईगोसेंट्रिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईगोसेंट्रिज्म, या इसी को ही हम क्या कहते हैं हिंदी में? अहम केंद्रिता कहते हैं। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? अहम केंद्रिता। तो याद करो, अहम केंद्रिता की जो अवस्था होती है वो कौन सी होती है स्टूडेंट्स? 2 से 7 वर्ष में बच्चा क्या रहता है? अहंकारी रहता है। कौन सी उम्र में? 2 से 7 वर्ष में। ठीक है स्टूडेंट्स, शेषवावस्था का बच्चा अपने ही अंदर डूबा रहता है। वो चाहता है कि उसकी आवश्यकताओं की हर हाल में पूर्ति हो। तो वो बच्चा जो है वो किसको इंडिकेट करेगा? अहम केंद्रिता को। ठीक है, तो अहम केंद्रिता की जो उम्र होती है वो पूर्व बाल्यावस्था की उम्र होती है। एक तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यदि ऐसा ऑप्शन दे शेषवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था, तो अहम केंद्रिता की उम्र पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग 0 से 2 वाला अहमकारी नहीं होगा। अहमकारी जो अहमकारिता या ईगोसेंट्रिज्म की जो अवस्था होगी वो कौन सी होगी? 2 से 7 वर्ष की होगी, जिसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं हम इसको? क्या बोलते हैं हिंदी में बताओ? प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम? प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे आपको समझ में? तो 2 से 7 वर्ष में तो बच्चा किस में रहता है? अहंकारी रहता है। ये पूछ रहा है कौन सी अवस्था में अहंकारी नहीं रह जाता। तो इससे जस्ट अगली जो अवस्था आएगी उसमें बच्चा क्या नहीं रहेगा? अहंकारी नहीं रहेगा। ठीक है, 2 से 7 वर्ष की उम्र का बच्चा अहंकारी रहता है, यानी इसके अगली जो अवस्था आती है 7 से 12 वाली जो अवस्था आती है, जिसको हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जिसको हम कहते हैं, उसमें बच्चे में कौन सा गुण नहीं होगा? ईगोसेंट्रिज्म या अहंकारिता का गुण नहीं होगा। तो देखिएगा ऑप्शन दे रखा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। देखिएगा वापिस बता देता हूं। हाँ, पूर्व संक्रियात्मक, पूर्व परंपरागत, पूर्व संक्रियात्मक। अच्छा अब एक चीज देखिएगा, सही सही लिख रहे हो आप आंसर। ये क्या कह रहा है? अहंकारी किस अवस्था में रहता है? तो उसका आंसर क्या हो जाता? प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये पूछ रहा है किस में अहंकारी नहीं रह जाता, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में तो है ही है। शेषवावस्था में भी थोड़ा बहुत अहंकारी होता ही है बच्चा। तो 7 वर्ष से अगली जस्ट आयु आती है, वो कौन सी आती है?
कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज आती है, या इसी को ही हम क्या कहते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तो इस अवस्था में जो है बच्चा क्या नहीं होगा, अहंकारी नहीं होगा। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। डी डी, वेरी गुड, डी इज द राइट आंसर। चलो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिएगा अगला क्वेश्चन, बच्चे की भावना, आहा भावना, आपकी भावनाएं किसके लिए जागृत होती है? चलो बच्चे के लिए, बच्चे सबको अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं, बच्चों के लिए भावना वैसे ही अच्छी होती है, आप किसी और ख्यालों में मत खो जाना। बच्चे की भावना को कौन इंगित नहीं करता? क्वेश्चन ढंग से पढ़ो, ये हाँ और नहीं बर्बाद कर देता है। हंसो कुमारी, मेरा सही है सर जी। निर्मा पालीवाल, बाल्यावस्था, डी बाल्यावस्था कैसे, मेरा सही है सर जी। पवन मिश्रा कैसे? अरे पवन मिश्रा जी, अहंकारी होता बच्चा 2 से 7 वर्ष की उम्र में। अवस्थाओं से पूछे तो पूर्व बाल्यावस्था में भी होता है, शेषावस्था पूछे तो 0 से 6 तो होगा ही ना, 0 से 2 में भी होगा, 2 से 7 में होता है, पर्टिकुलर 2 से 7 में होता है, थोड़ा गुण 0 से 2 में भी पाया जाता है, तो इससे तीसरी अवस्था में नहीं होगा। कई लोगों का आंसर आ रहा बी, कुछ लोग आंसर दे रहे हैं डी। देखो देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर दो देखें। डी आंसर आ रहा कई लोगों का, निर्मा जी का आंसर आ रहा है बी, कृष्ण कुमार सैनी बी, तो बी और डी ऑप्शन ज्यादा आ रहे हैं। देखा ना, क्वेश्चन दिखने में बहुत इजी लग रहा है, भावना की बात हो रही है, फीलिंग्स की बात हो रही है। आप भी किसी के लिए फीलिंग्स होगी ना स्टूडेंट्स? हाँ चलो, यदि सही समय पे फीलिंग जागृत होती है आपकी किसी के लिए, सर हमारा नाम को भी लीजिए, पवन मिश्रा जी। बिल्कुल पवन जी, स्वागत है आपका। चलो अब इसका आंसर देते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। देखो एक नाम लिखा हुआ खुशी, तो संवेग भावना तो प्रकट होती है, चाहे आप बहुत खुश हो, चाहे आप बहुत सुखी हो, ठीक है, और या फिर आप बहुत गुस्से में हो, क्रोध में हो, चाहे आप शोक की लहर में डूबे हुए हो। शोक होता है ना, शोक किसी के मर जाने पे, किसी की हड्डी पसली टूट जाने पे, तो भावना को इंडिकेट करेगा। खुशी जो है भावना को इंगित करती है, शोक भावना को इंगित करता है, और जिज्ञासा तो संवेग है ही, आपको पता है ना। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। जब जानने की इच्छा ही नहीं होगी तो फीलिंग काहे की होगी? तो आप जो है यहां पर कंफ्यूज किससे हुए? जिज्ञासा से। और कई लोग कंफ्यूज किससे हो गए? शोक से। अरे भाई ये जो शौक है ये तो आपको पता ही है, ये तीनों चीजें जो है वो भावना से रिलेटेड होती है। ये अच्छे से पढ़ लेना आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी इज द राइट आंसर। क्योंकि जो सहनशीलता जो होती है, जो सहनशीलता जो होती है वो भावना को इंगित नहीं करती। सहनशीलता एक अलग आपके व्यक्तित्व का पहलू है, ये भावना से संबंधित नहीं है। किसी में सहनशीलता ज्यादा होती है तो किसी में सहनशीलता कम होती है। बाकी खुश होना, दुखी होना, ईर्ष्या करना, क्रोध करना, जिज्ञासा, इन सब का संबंध किससे होता है? भावना से होता है। सर प्लीज एक्सप्लेन इन डिटेल, काव्या अकेडमी। बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं काव्या अकेडमी। बुरालाल जी डी, बिल्कुल, हमारे तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ने आंसर राइट दे दिया, डी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सोना शर्मा जी, डी राइट आंसर है। पायल खंडेलवाल, यस योर आंसर इज राइट। सर भावना क्या होती है? भावना वो नदी है जिसमें सब बह जाते हैं पवन जी। सहनशीलता संवेग नहीं है क्या? नहीं नहीं बिल्कुल जी, सहनशीलता संवेग नहीं है। क्या आपने कभी पढ़ा क्या? देखो आपने 14 मूल प्रवृत्तियां और आपने 14 संवेग पढ़े हैं, क्या वहां पर कहीं पर भी आपने सहनशीलता का नाम देखा है क्या? सहनशीलता कभी संवेग नहीं होता है, ठीक है ना। वर्षुल कहां है? राजेंद्र बेरवा, वर्षु कहां है? मेरा सही है सर जी। बिल्कुल हंसो कुमारी, आपका आंसर राइट है। बहुत सारे लोग सही आंसर दे रहे हैं। चलो चलो लाइव सेशन है, आगे आपकी साइंस की भी क्लास होगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। देखिएगा स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 8, बच्चे आमतौर पर खाली जगह और खाली जगह चरणों के दौरान क्या होते हैं? अहंकारी होते हैं। तो पहली बात तो वो खाली जगह आप किससे भर पाओगे? इससे, अहंकारी होते हैं। देखो अभी हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन किया था। अहंकारी शेषवावस्था का बालक होगा, पूर्व बाल्यावस्था का बालक अहंकारी होगा। जीन पियाजे के अनुसार प्री ऑपरेशनल स्टेज या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का बच्चा क्या होगा? अहंकारी होगा।
तो अहंकार से आपने ये तीन चीजें क्लियर कर ली। ठीक है, लिख देता हूं, देखो किस अवस्था का बालक अहंकारी होगा, या तो उसकी अवस्था क्या होगी, शेषवावस्था का बालक होगा 0 से 6, पूर्व बाल्यावस्था का बालक जो है वो अहंकारी होगा, उम्र क्या होगी 2 से 6। ये दोनों ऑप्शन में हो तो ज्यादा आंसर क्या देना, पूर्व बाल्यावस्था देना। क्या देना आपको आंसर, पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, और जीन पियाजे के अनुसार पूछे तो नाम क्या आ जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो आपको ऑप्शन कैसे भी देके पूछा जा सकता है, ये लो, जिसकी उम्र क्या होती है 2 से 7 वर्ष, कैसे भी पूछे, अब आपका गलत नहीं होना चाहिए। देखो बच्चे आमतौर पर सेंसरी मोटर, बिल्कुल सेंसरी मोटर अवस्था क्या होती है 0 से 2, प्री ऑपरेशनल की उम्र क्या होती है 2 से 7, तो इसका आंसर पहला ही हो जाएगा ए महिपाल जी वर्मा सी। कोई डी आंसर दे रहा, संगीता जी डेफिनेटली ए सर, बिल्कुल निर्मा जी, वेरी गुड, योर आंसर इज डेफिनेटली करेक्ट। चलो आंसर आ गया है, बढ़ते हैं आगे। कई लोग सी दे रहे, कई लोग डी दे रहे, मेरे ये बात बिल्कुल समझ के बाहर की बात है। चलो मैं आपको समझा देता हूं, नाम क्या दे रखा, अहंकारी होते हैं। बच्चा अपने ही अंदर डूबा रहता है, अपने ही अहंकार में डूबा रहता है। ऑप्शन दे दिए शेषवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। आंसर क्या हो गया, शेषवावस्था। बच्चा अहंकारी होता है, अहम केंद्रिता, ईगोसेंट्रिज्म। इसमें यदि पूर्व बाल्यावस्था भी ऑप्शन में दे रखा है तो शेषवावस्था की बजाय क्या करना है, 2 से 6 पूर्व बाल्यावस्था। और जीन पियाजे के अनुसार पूछे तो किसमें होगा, 0 से 2 में भी अहंकारी होता है, और सेंसरी मोटर स्टेज में भी बच्चा क्या होता है, अहंकारी होता है। तो आंसर ए इज द राइट आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बढ़ते हैं आगे। चलो पिंटू सा चौधरी राइट आंसर, खुशी से झूम रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, देखिएगा स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन आ रहा है, शिक्षक मुख्य रूप से निम्न में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों के समूह व्यवहार का अध्ययन करता है। पहली बात, समूह व्यवहार का अध्ययन कर रहा शिक्षक, तो इसमें किस विधि का यूज करेगा। दो देखिए आंसर, दो जल्दी दो आंसर दीजिएगा स्टूडेंट्स। कई लोगों का ए आ रहा है, भूरालाल जी, रोहितास जी है, ललिता प्रजापति, सर थोड़ा जल्दी कीजिए। ललिता जी मैं तो जल्दी कर रहा हूं, आप आंसर तो दीजिए। जोनी कुलवाल ए। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो पहली बात, एक नाम लिखा हुआ साक्षात्कार, ये नहीं होगा। समूह व्यवहार का अध्ययन, साक्षात्कार तो पर्टिकुलरली किसी पर्सन का लिया जाता है, तो ये तो व्यक्तिगत होगा। साक्षात्कार कैसा होगा, व्यक्तिगत होगा। तो यहां पर समूह व्यवहार का अध्ययन नहीं किया जाएगा, ये गलत ऑप्शन है। प्रयोग, जब अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपने किया होगा बायोलॉजी और मैथ्स के स्टूडेंट ने या फिर ड्राइंग के स्टूडेंट्स ने, वहां पर पर्टिकुलरली आपसे प्रयोग करवाया जाता था। तो प्रयोग करना, साक्षात करना क्या होगा, व्यक्तिगत होगा। प्रकरण इतिहास, प्रकरण इतिहास भी कैसा होगा, पर्टिकुलरली इतिहास का टॉपिक है, कोई मतलब नहीं इसका। आंसर डी इज द राइट आंसर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अच्छे से देख के जाना, ये राइट आंसर है। कैसे, अवलोकन, जिसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन, क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन जो है वो हम किस में कर सकते हैं, समूह में कर सकते हैं, व्यक्तिगत भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, एक टीचर जो है वो पूरी क्लास के ऊपर ध्यान रख रहा है कि कौन सा बच्चा क्या कर रहा है, किसका पढ़ाई में ध्यान है, कौन किसकी टांग खिंचाई कर रहा है, कौन दूसरे स्टूडेंट को परेशान कर रहा है। तो पूरे समूह में, पूरी क्लास को क्या करता है, टीचर अवलोकन करता है। तो जब समूह व्यवहार का अध्ययन करना हो तो कौन सी विधि काम में लेंगे, अवलोकन विधि हम वहां पर काम में लेंगे। यदि व्यक्तिगत की बात आती तो इंटरव्यू भी हो जाता और ये आपका प्रयोग भी हो जाता। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेट नहीं चल रहा संध्या जी, नेट का तो क्या करे देखो। हाँ, डी इज द राइट आंसर। पायल खंडेलवाल गलत हो गया, कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन सही करना पायल जी। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी करिएगा। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार, ये पिया गेट नहीं है भाई, ये पिया का गेट नहीं है, ये पियाजे है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों के दौरान अमूर्त तर्क और तर्क कौशल विकसित होता है। पहली बात किसकी हो रही है, जीन पियाजे की। कौन से तर्क की बात हो रही है, अमूर्त तर्क और तर्क कौशल विकसित होता है। बहुत सीधा सीधा आंसर, सीधा पढ़ा, देखिएगा आप। आनंद आ रहा आरिफ जी, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी। अवलोकन तो पर स्टूडेंट का भी ले सकते हैं पायल जी, हाँ आप सही कह रहे हो, लेकिन समूह का भी तो अवलोकन होता है ना।
टीचर को तो पूरे समूह का ही करना पड़ता है, एक एक का थोड़ी करेगा। हाँ सर क्लियर है, वेरी गुड निर्मा जी। कई लोगों का आंसर आ रहा है डी। चलो चलो अब मैं आंसर दे देता हूं, सी। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का आंसर सी आ रहा है, बहुत अच्छे से पढ़ा जिनका सी आंसर आ रहा है। जीन पियाजे का, ललिता प्रजापति डी। गलत आंसर हो गया आपका। देखिएगा, अमूर्त तर्क और तर्क कौशल विकसित हो जाता है। द आंसर इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये आंसर है। एक्सप्लेन कर रहा हूं, अच्छे से समझना। पहला ऑप्शन दे रखा सेंसरी मोटर स्टेज, अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष। इस उम्र के बच्चे में तर्क वितर्क करने की क्षमता नहीं पाई जाती। प्री ऑपरेशनल स्टेज उम्र है 2 से 7 वर्ष। यहां पर बच्चा जो है इसके अंदर कल्पनाशीलता पाई जाती है, बच्चा यहां पर तर्क वितर्क करना प्रारंभ नहीं करता। चौथा ऑप्शन दे रखा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, या इसको हम क्या कहते हैं, मूर्त चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। और इसकी उम्र क्या होती है स्टूडेंट्स, 7 से 12 वर्ष होती है। कितने वर्ष होती है, 7 से 12 वर्ष। तो यहां पर बच्चा जो है केवल मूर्त चीजों के बारे में देख करके सोच समझ के बताता है, यहां पर तर्क करना प्रारंभ तो हो जाता है, लेकिन कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, जिसको मूर्त चिंतन की अवस्था कहा जाता है, बच्चा चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, तब उसका आंसर क्या होता है, मूर्त चिंतन या कंक्रीट ऑपरेशनल। लेकिन वो चिंतन केवल मूर्त वस्तुओं तक सीमित रहता है। मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन का जो गुण पाया जाता है वो चौथी अवस्था में पाया जाता है, जिसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या औपचारिक चिंतन की अवस्था कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। और हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं, औपचारिक चिंतन। क्या कहते हैं हम इसको, औपचारिक चिंतन की अवस्था कहते हैं। आई होप सो आपको बहुत, हाँ सोना शर्मा जी 12 के बाद, वेरी गुड वेरी गुड। वर्षा धावन, यस सी इज करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल आपको समझ में आ गया, दैट्स वेरी गुड। तो मूर्त और अमूर्त दोनों चिंतन पूछे तो किस में, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक चिंतन की अवस्था 12 वर्ष के बाद। केवल मूर्त चिंतन की पूछे तो थर्ड स्टेज, तर्क करना प्रारंभ हो जाता है, तो उसका आंसर क्या, थर्ड स्टेज। 3 क्वेश्चन कैसे भी पूछे आपका गलत नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं आपका लाइव सेशन लेने आया हूं कि क्वेश्चन को कितना भी घुमा दो, एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बना दो, आप डेफिनेटली आप राइट करके आओगे। चलो ओके स्टूडेंट, सर आप अच्छा एक्सप्लेन करते हो। सोमवीर सियोरन, वेरी गुड, थैंक यू सोमवीर जी, थैंक यू। सोनिया यादव, वेलकम वेलकम वेलकम। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके आगे बढ़िएगा। 2 से 6 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है, इसमें अपन ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। 2 से 6 वर्ष की आयु है, आंसर बहुत सीधा सीधा पड़ा है, पूर्व बचपन, या इसको क्या कहेंगे, प्री चाइल्डहुड। क्या कहेंगे हम इसको, प्री चाइल्डहुड, या इसको अपन क्या कहेंगे, पूर्व बाल्यावस्था। देखिएगा स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूं, पूर्व बाल्यावस्था जो होती है, अभी मैंने आपको बताया भी था, पूर्व बाल्यावस्था की उम्र होती है 2 से 6 वर्ष। और उत्तर बाल्यावस्था यदि आपसे यहां पर पूछा जाता तो उसका आंसर क्या आता, 6 से 12 वर्ष। ठीक है, बहुत नॉर्मल चीज है। आगे बढ़ते हैं, हाँ ए, वेरी गुड वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट्स। अब एक विशेष क्षमता का अप्रयुक्त उपयोग हो जाता है। देखिएगा, अब एक विशेष क्षमता का क्या हो जाता है, अप्रयुक्त उपयोग हो जाता है। देखिएगा ये क्या कहना चाह रहा है, कमजोर, मजबूत, कम महत्वपूर्ण, अधिक महत्वपूर्ण। बताइएगा देखिए इसका आंसर क्या होगा। ललिता जी थैंक यू, आपको क्लास अच्छी लगी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आंसर आ रहा ए, हंसु कुमारी, मुजीबुर रहमान डी। चलो चलो देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है आप लैंग्वेज में फंस रहे हो। हरीश कटारिया जी ए, टारगेट 130 सी, मुजीबुर रहमान डी। देखिएगा इसका आंसर ए होगा, इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। क्यों होगा, देखो एक चीज आप देखना, आपकी विशेष क्षमता है, यदि आप इस विशेष क्षमता का क्या करोगे, प्रयोग करोगे, इसका यूज करोगे, या इसको आप अप्लाई करोगे, या आप इसका क्या करोगे, अनुप्रयोग करोगे। आप इसका जितना प्रयोग, अनुप्रयोग या यूज करोगे तब ये उतना ही क्या होगा, मजबूत होगा, तब ये उतना ही क्या होगा, मजबूत होगा। लेकिन वर्ड यहां पर क्या दे रखा है, अप्रयुक्त उपयोग। क्या दे रखा, अप्रयुक्त, अपोजिट लग गया है। यदि उपयोग की बात होती तो यह संबंध कैसा हो जाता,
मजबूत, और अप्रयुक्त, अच्छा एक सेकंड, ये शायद थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, अनुप्रयुक्त उपयोग होगा या तो यहां पे देखो मैं आपको समझा देता हूं, कई बार मिसप्रिंट हो जाता है। यदि उन चीजों का प्रयोग हो रहा है, अनुप्रयोग हो रहा है, तो यह संबंध कैसा होगा? मजबूत होगा। और यदि प्रयोग या अनुप्रयोग नहीं हो रहा है तो यह संबंध कैसा हो जाएगा? कमजोर। अब ये मिसप्रिंट है, मिसप्रिंट हो गया है। यदि ये अप्रयुक्त है तो आंसर क्या होगा? कमजोर हो जाएगा। और यदि ये उपयुक्त होता, अप्लाई करना या अनुप्रयोग करना होता, तब आंसर क्या हो जाता? मजबूत हो जाता। ओके स्टूडेंट्स, देखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते, देखिएगा। प्रेरणा का कारक, प्रेरणा, मोटिवेशन, अभिप्रेरणा का कारक कौन सा नहीं है? का कारक कौन नहीं है? इसको ध्यान देना। कौन कौन सी चीजें जो आपको मोटिवेट करती है? आप पुनर्बलन देकर प्रभाव आपको अभिप्रेरित किया जाता है, आवश्यकता का ज्ञान करवाकर अभिप्रेरित किया जाता है, प्रशंसा, दंड देकर, ये सारे अभिप्रेरित करने के तरीके। कौन सा एक अभिप्रेरणा का प्रकार नहीं है? आंसर दो देखे, कृष्ण कुमार सैनी, मोनस। हाँ राजेंद्र जी, स्वागत है आपका। आज तक ये क्वेश्चन नहीं पढ़े मैंने। पायल खंडेलवाल जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो हमने कभी देखे नहीं होते हैं सर। वैसे इसका ए सकता है, हिमानी शर्मा जी, बिल्कुल हिमानी। चलो देखिएगा, देखिएगा आंसर देते हैं। देखो, यदि आप किसी को पुरस्कार देते हो तो बच्चा मोटिवेट होता है ना, ये बाहरी अभिप्रेरणा का उदाहरण है। यदि आप किसी को प्रोत्साहन देते हो, प्रोत्साहन देने से भी बच्चा क्या होता है? मोटिवेट होता है। यदि आप क्या कर रहे हो? किसी की प्रशंसा कर रहे हो, इससे भी बच्चा क्या होगा? मोटिवेट होगा। देखो, यदि आप किसी की प्रशंसा कर रहे हो, या आप किसी को पुरस्कार दे रहे हो, या आप किसी को प्रोत्साहन दे रहे हो, अपन ने पढ़ा था अभिप्रेरणा, प्रेरक जो होता है वो तीन चीजों का योग होता है, एन, डी और आई। एन मतलब नीड, आवश्यकता, डी ड्राइव, चालक, आई का मतलब क्या होता है? इंसेंटिव, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रोत्साहन कहते हैं। आई का मतलब क्या होता है? इंसेंटिव, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रोत्साहन कहते हैं। तो प्रोत्साहन तो हो गई, ये अभिप्रेरित करेगा। आप किसी को पुरस्कार दे रहे हो, किसी की प्रशंसा कर रहे हो, ये भी आपको क्या करेगा? प्रेरित करेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी इज द राइट आंसर। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा इसका अभ्यास, यानी डी। अभ्यास जो है वो मोटिवेट नहीं करता है। अभ्यास करने से जो है आपके समय की बचत हो जाएगी, आपकी गलतियों में कमी हो जाएगी, लेकिन अभ्यास करवाकर मोटिवेट नहीं किया जाता। अभ्यास खुद को ही करना पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है, जान के बहुत अच्छा लग रहा है। गुड, किरण चौहान, किरण जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखिएगा स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जितनी बार किसी विशेष क्षमता का उपयोग किया जाता है वह बन जाता है। सीधा सीधा उत्तर पड़ा है। कोई विशेष क्षमता है, उसका आप जितना क्या करोगे? उपयोग करोगे, तो वो चीज क्या होती जाएगी? और मजबूत होती जाएगी। मैं आपको समझा चुका हूं। यदि आपकी कोई विशेष क्षमता है, उसका आप उपयोग नहीं कर रहे हो, अनुप्रयोग नहीं कर रहे हो, तो वो कमजोर हो जाता है। और आप अपनी विशेष क्षमता का जितना ज्यादा यूज करोगे तो वो चीज क्या होती जाएगी? उपयोग कर रहे हो तो वो क्या होती जाएगी? मजबूत होती जाएगी। बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, लाइव सेशन के 15 मिनट बाकी है। ज्यादा से ज्यादा अपने को क्वेश्चन सोल्व करने हैं। प्लीज प्लीज बी कंटिन्यू बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विचार प्रक्रियाओं के निर्माण से संबंधित अध्ययन का क्षेत्र जिसमें याद रखना, समस्या सुलझाना और निर्णय लेना शामिल हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप आंसर दो। बहुत 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 अच्छा लेवल वाला क्वेश्चन है, सीधा रीट में पूछा जाने लायक क्वेश्चन है। दो देखे आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइएगा स्टूडेंट्स। कहीं का बी आ रहा है, बी आंसर ज्यादा आ रहा है। बिल्कुल गलत आंसर है। चलिए मैं आपको आंसर बताता हूं, इसका आंसर होगा डी। कैसे? देखना स्टूडेंट्स, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो संज्ञानात्मक विकास है वो किसकी बात करता है? चिंतन की, तर्क वितर्क करने की, कल्पना शक्ति की बात कर रहा है, और समस्या समाधान की बात कर रहा है। फिर बता रहा हूं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट सबसे ज्यादा जोर देता है थिंकिंग पे, तर्क वितर्क करने पर,
कल्पना शक्ति का विकास करने पर, और जब ये तीनों चीजें डेवलप होगी तब जाके आप अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर पाओगे। लिख देता हूं, संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत किन किन चीजों को शामिल करते हैं। देखो इधर लिख रहा हूं मैं, चिंतन, तर्क, कल्पना, इमेजिनेशन, ठीक है, संकेत, प्रतीक और समस्या समाधान। ठीक है स्टूडेंट्स, आशा करता हूं आपको अब तो अच्छे से समझ में आया होगा। यहां से क्वेश्चन आना ही आना, दैट इज द टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस डे। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे। वेरी गुड, किसी का क्वेश्चन राइट हुआ, दैट्स गुड। परीक्षा के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करते समय, ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं ना, जिसमें छोटे, बड़े, लघुरात्मक, अति लघुरात्मक सभी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ब्लूप्रिंट तैयार करते समय निम्नलिखित में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाता। ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हो तो किस चीज पे ध्यान नहीं दोगे? आइएगा जल्दी से आंसर दीजिएगा, देखे जल्दी जल्दी, वेरी फास्ट, बी फास्ट। ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हो, किस चीज पे ध्यान नहीं देंगे? हिमानी शर्मा सर, ये हमारे विवेक पर आधारित होता है। बिल्कुल हिमानी जी, बहुत सही बात आपने बोली है। भगवान सिंह का सही है, वेरी गुड, दैट्स गुड। अक्षय जी डी डी, जिन लोगों का सही है उनको बहुत बहुत मुबारक हो। ऐसे ही कंटिन्यू बने रहेगा, ऐसे ही मेहनत करती रहेगा, ऐसे ही आपको सिलेक्शन देना इस बार। बिल्कुल बिल्कुल, चलो आगे बढ़ते हैं। 9:15 बजे आपकी साइंस की लाइव क्लास होगी, लाइव बने रहिएगा। 9:15 पे साइंस की क्लास होगी। अभी अपन इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। देखिएगा, ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं तो विषय पे तो ध्यान देंगे ही, देंगे ना। प्रत्येक विषय में कितने मार्क्स उसके अंतर्गत आएगा ये तो जानकारी होगी। निर्देशात्मक उद्देश्य, बिल्कुल इसकी जानकारी वहां पर दी जाएगी। ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, तीनों प्रकार के उद्देश्य पूरे होने चाहिए। इस बात का ध्यान ब्लूप्रिंट में रखा जाता, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। सब्जेक्ट के अंतर्गत ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक यानी निर्देशात्मक उद्देश्यों का ध्यान रखा जाता है। प्रश्नों का, बिल्कुल प्रश्नों का ध्यान रखा जाता है। चारों टाइप के प्रश्न होंगे वहां पर, शॉर्ट आंसर टाइप भी होंगे, लॉन्ग आंसर टाइप भी होंगे और ऐसे टाइप क्वेश्चन भी होंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया स्टूडेंट्स? डी इज द राइट आंसर। इसमें शिक्षण समय का ध्यान नहीं रखा जाता। शिक्षण तो टीचिंग, पढ़ाने की बात कर रहा है, क्लासरूम कंडीशनिंग की बात कर रहा है, जबकि ब्लूप्रिंट में क्या किया जाता है? प्रश्न पत्र वहां पर तैयार किया जाता है। आशा करता हूं आपको आंसर समझ में आया होगा। वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने डी आंसर दिया, दैट्स गुड, दैट्स गुड। ओके, कीप गोइंग, आगे बढ़ते स्टूडेंट्स। अपने पास जितना समय है उसका यूटिलाइज करते हैं। बिल्कुल लाइव बने रहिएगा प्लीज। देखिएगा, प्री प्राइमरी स्टेज पर लिखते समय जोर से पढ़ना किस चीज को महत्व दिया जाता है? यह सीखने के किस सिद्धांत पर आधारित है? बहुत बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भैया ये तो। इसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट कर देता हूं। ऐसे क्वेश्चन सीधे आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप कौन सी स्टेज में हो? प्री प्राइमरी स्टेज। प्री प्राइमरी स्टेज किसको कहा जाता है? यानी प्री प्राइमरी स्टेज का मतलब क्या हो गया? यहां पर जो बच्चा है वो कौन सी क्लास का होगा? फर्स्ट टू थर्ड। कौन सी क्लास का होगा? फर्स्ट टू थर्ड। प्री प्राइमरी स्टेज में क्या करते हैं? बच्चे को जो है लिखाते लिखाते ही पढ़ने की बात की जाती है, पढ़ते पढ़ते ही लिखने की बात की जाती है। तो कौन सा सिद्धांत होगा यहां पर? देखो, पहला नाम आ रहा परीक्षण और त्रुटि। ये नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि लिखते समय पढ़ने पर जोर दे रहे हैं तो परीक्षण वहां पर कुछ हो ही नहीं रहा है, त्रुटि वहां पे कुछ हो ही नहीं रही है। अगला देखिएगा, इनसाइट, सूझ। तो सूझ का विकास आपने पढ़ा, कोहलर का सिद्धांत। सूझ का विकास होता है वयस्कों में, बड़ी कक्षाओं के बच्चे में। सूझ का सिद्धांत माध्यमिक कक्षाओं के लिए लागू होता है। ये तो बेचारी कौन सी कक्षा के बच्चे हैं? 1 से तीसरी कक्षा के बच्चे हैं, तो इनमें सूझ समझ का विकास तो होता ही नहीं है। ठीक है, अगला आ रहा नकल। तो नकल का मतलब है ही नहीं, आप पढ़ रहे हो लिख रहे हो, ये दोनों अलग अलग कौशल हैं। नकल भी यहां पर नहीं होगा, तो बी इज द राइट आंसर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखते कितने लोगों का सही हुआ। देखो, कंडीशनिंग, कंडीशनिंग को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? अनुबंधन कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? अनुबंधन। और इस अनुबंधन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। यानी हम यहां पर लिखने को और पढ़ने को जोड़ रहे हैं, एसोसिएट कर रहे हैं, उनका अनुबंधन कर रहे हैं। कितने लोगों का आंसर राइट आया है? निर्मा जी वेरी गुड, कंडीशनिंग। ललिता जी वेरी गुड, कंडीशनिंग। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे लोगों ने सही जवाब भी दिया है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। पवन जी, रामनिवास जी, दर्शु, पारसमल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिएगा, चलो, तो लिखने के साथ साथ पढ़ने की बात करना, यानी दोनों को एसोसिएट करना, जोड़ना, जो क्या कहलाता है? अनुबंधन। अनुबंधन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंडीशनिंग कहते हैं स्टूडेंट्स। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन क्या कहता है?
सही प्रतिक्रियाओं और उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सही रेस्पॉन्स आ रहा है, आपके व्यवहार को बढ़ाना है, तो इसके लिए किस चीज का उपयोग करेंगे? पहली बात तो उचित व्यवहार है, तो अज्ञानता की बात तो होगी नहीं। जितना ज्यादा आप कठोरता रखोगे उतना बच्चा क्या करेगा? कुसमायोजित होगा। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए बच्चे के साथ। आप बच्चे को पुरस्कार दे रहे हो। अब देखो, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, यहां पर दोनों ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। बताओ देखिए इसका आंसर क्या होगा? बताओ बताओ, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताओ देखिए जल्दी। कंटिन्यू कंटिन्यू। सी या डी में से कौन सा आंसर होगा? कोई सी दे रहा है, कोई डी दे रहा है? हिमानी जी सी डी। मुकेश जाट, बिल्कुल आपका आंसर राइट है। देखिएगा इसका जो आंसर है स्टूडेंट्स, वो क्या होगा? आपके प्रशंसा होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, डी इज द राइट आंसर। देखो क्यों कई लोगों का आंसर पुरस्कार क्यों आ रहा है? क्योंकि जब बच्चा कोई अच्छा कार्य करता है उसको पुरस्कृत करते हैं, ठीक है, वो आपने व्यवहार करने के बाद उसको जो है पुरस्कार दिया है। लेकिन कई बार क्या करता है बच्चा, उस पुरस्कार के प्रलोभन में आकर ही कार्य करता है। जब अपन उसको पुरस्कार देना बंद कर देते हैं तो बच्चा जो है सही प्रतिक्रिया करना भी बंद कर देता है। बच्चा पुरस्कार के किस में आ जाता है? लोभ में आ जाता है, प्रलोभ में आ जाता है। इसलिए बेटर आंसर क्या होगा? यहां पर प्रशंसा होगा। प्रशंसा आपको कभी नेगेटिव नहीं करेगी, ये कभी आपको लोभ नहीं देगी। पुरस्कार के लोभ में आकर भी बच्चा कई बार कार्य करता है और उसको पुरस्कार नहीं दिया तो वो कार्य करना, सही प्रतिक्रिया करना बंद भी कर देता है। तो पुरस्कार होती अच्छी चीज है, लेकिन कई बार लोभकारी प्रलोभन होने से ये कैसी चीज हो जाती है? नेगेटिव चीज हो जाती है। तो आंसर क्या होगा यहां पर? पुरस्कार। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ध्यान से आप देखना, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ओके, आगे बढ़ते। प्रेज देयर एफर्ट, बिल्कुल ईश्वर जी, वेरी गुड। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कालानुक्रमिक आयु, यानी यहां पर क्रोनोलॉजिकल एज की बात कर रहे हैं, CA, ठीक है। और मानसिक आयु, मानसिक आयु यानी अपन यहां पर मेंटल एज की बात कर रहे हैं। दोनों कितने वर्ष है? 7 वर्ष है। आंसर आ गया। यदि मेंटल एज बराबर क्या होता है? क्रोनोलॉजिकल एज होता है। यदि मानसिक आयु और वास्तविक आयु यदि यहां पर दोनों बराबर है तो सीधी सीधी बात है यहां पर चीजें भी बराबर होगी। वो जो बच्चा होगा वो कौन सी कैटेगरी का होगा? औसत कैटेगरी का होगा, सामान्य कैटेगरी का बालक होगा, वो साधारण कैटेगरी का बालक होगा। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी। तो कॉन्सेप्ट आपको समझना, यदि मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु बराबर होती है तो बच्चा सामान्य श्रेणी का, औसत दर्जे का साधारण बालक होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। बढ़ते हैं आगे। देखिएगा स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं सीखने की गिरावट आती है। देखो, लोग बड़े होंगे तो गिरावट किस में आएगी? बताओ, आंसर दो। क्वेश्चन 20 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 में आंसर दीजिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, वेरी गुड, बी आंसर आ रहा, बिल्कुल सही आंसर है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा तो यहां पर सीखने की किस चीज में गिरावट आएगी? गति में गिरावट आएगी। किस में गति आए? किस में गिरावट आएगी? गति में यहां पर क्या आएगी? गिरावट आएगी। देखो, जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं उम्र ग्रो कर जाती है। भाई बच्चा जो है मतलब 25 साल तक अच्छे से सीख रहा है, फिर वो 30 साल का हो गया, 35, फिर भी वो सीख रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप ओल्ड एज में आप प्रवेश कर जाओगे तो वहां पर फॉरगेटिंग होने लग जाएगी, आप भूलने लग जाओगे। आपकी सीखने की गति में वहां पर क्या आ जाएगी? गिरावट आ जाएगी। बहुत इजी क्वेश्चन था, सबका राइट आ रहा, दैट्स गुड। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, किस प्रकार का मूल्यांकन सीखने वाले की कमियों और कठिनाइयों को पहचानता है? बहुत इजी आंसर है। देखो, 2 टाइप की चीजें होती है। इसका आंसर जो है वो आपके क्या हो जाएगा? डायग्नोस करना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायग्नोस करना, या इसको हम क्या कहेंगे? निदानात्मक कहेंगे। क्या कहेंगे? निदानात्मक। देखो, मैं आपको बता देता हूं, निदानात्मक, आप डॉक्टर के पास जाते हो, सबसे पहले आपको डायग्नोस करता है, पहचानता है कि भाई आपकी कमी क्या है, आपकी बीमारी क्या है, ठीक है ना। तो किसी मूल्यांकन प्रक्रिया में जब हम कमियों की पहचान करते हैं, कमियों की हम जानकारी वहां पर ले लेते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? निदानात्मक उपचार कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको? निदानात्मक मूल्यांकन कहते हैं। और यदि कमी को दूर करने की बात आती तब वो क्या आता? उपचारात्मक आता। कौन सा आता? आपके उपचारात्मक। बहुत इजी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, नैदानिक। चलो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे। देखिएगा, एक क्वेश्चन और करते हैं। अगला क्या क्वेश्चन आता है? देखिएगा,
जोन डीवी की बात हो रही है। स्कूलों को छात्रों के लिए तैयार करना चाहिए, सीधी सी बात है। स्कूल जो है, जो बच्चे को तैयार कर रहा है, वो किसके लिए तैयार करेगा? वर्तमान परिप्रेक्ष्य को तैयार करेगा। प्रेजेंट में लोगों को जीना चाहिए। फ्यूचर क्या होगा, कैसा होगा, कल किसने देखा है? स्कूल में आप पढ़ रहे हो, 6 घंटे डेली जा रहे हो, तो वो तो प्रेजेंट स्थिति आपकी बताएगा ना। आप फ्यूचर में जाके क्या करोगे, वो स्कूल वालों की गारंटी नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? सी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि स्कूली जीवन जो है वो आपकी वर्तमान जीवन की बात करता है, आपके प्रेजेंट टाइम की बात करता है। बढ़ते हैं आगे, एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आपके अगली क्लास होगी। देखिएगा, बहुविकल्पीय प्रश्नों के मामले में से कौन सा कथन सही नहीं है? बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव एबीसीडी वाले क्वेश्चन, उसमें कौन सी चीज शामिल नहीं होगी? देखो, सभी विकल्प प्रशंसनीय प्रतीत होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कई बार आपको चारों ऑप्शन राइट लगते हैं, ऐसा होता है। यहां तक कि एक अनुभवहीन शिक्षक आसानी से प्रश्न तैयार कर सकता है। आंसर सामने पड़ा है, अपने को ज्यादा आगे जाने की जरूरत यहां पर है ही नहीं। ए इज द राइट आंसर। यदि एक जो शिक्षक है उसको अनुभव ही नहीं है, वो अनुभवहीन है, तो वो कभी भी प्रश्न तैयार नहीं कर पाएगा। तो नहीं में पहले एक चीज में आपको नेगेटिविटी दिख रही है, तो बाकी के 3 ऑप्शन तक आपको जाना ही नहीं है। आपको अपना टाइम वहां पर क्या करना है? सेव करना है। ठीक है ना? विकल्पों में से केवल एक ही सही है, होता ही है ना मल्टीपल में, तो आंसर तो एक ही होगा। तो डी आंसर कैसे दे रहे हो? सीधा आंसर पड़ा है, अनुभवहीन शिक्षक जो है आसानी से प्रश्नों का निर्माण नहीं कर सकता। ओके, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिएगा, विशेष शिक्षा संबंधित है, सीधा सीधा आंसर है विकलांग बालकों के लिए। देखो, स्पेशल एजुकेशन, जो विकलांग जो कोटा होता है, आपको पता बहुत अलग है, उनके लिए स्पेशल एजुकेशन की बात की जाती है। तो याद रखना, विशेष शिक्षा में किसकी बात की जाती है? विकलांगों की। क्योंकि प्रतिभावान बालक जो है साधारण बालकों के साथ भी पढ़ सकते हैं, और कई साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि उनकी अलग से कक्षा होनी चाहिए, लेकिन है नहीं। विशेष शिक्षा किसके लिए? विकलांगों के लिए है। शिक्षक के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, ये कोई विशेष शिक्षा नहीं होती है। मंदबुद्धि बालकों के लिए भी कोई विशेष शिक्षा नहीं होती। आंसर इज द विकलांग बालक। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, देन इस सेशन को खत्म करेंगे स्टूडेंट्स। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्कोलास्टिक डोमेन में फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उपकरण नहीं है? बात अपन किसकी कर रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझना। ये लास्ट क्वेश्चन होगा अपना। फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी अपन यहां पर बात किसकी कर रहे हैं? रचनात्मक मूल्यांकन की बात कर रहे हैं। अपन यहां पर किसकी बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स? रचनात्मक मूल्यांकन की बात कर रहे हैं, जो वर्ष भर जारी रहता है, आपकी कंटिन्यूटी, निरंतरता को बनाए रखता है। ये शुरू से लेके सेशन के एंड तक चलेगा। तो आंसर सीधा सीधा यहां पर क्या दिख जाएगा? देखो, इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रोजेक्ट। देखो, बच्चों को प्रोजेक्ट दिए जाते हैं। बच्चों को क्या दिए जाते हैं? प्रोजेक्ट कब दिए जाते हैं? जब आपका सेशन कंप्लीट हो चुका है, टीचर पढ़ा चुका है, फिर वो कहता है कि आप ये चीज तैयार करके लाना। जबकि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है वो कब होता है? पढ़ाई के दौरान होता है। कब होता है ये? पढ़ाई के दौरान। जबकि फॉर्मेटिव की जगह आपको यदि क्या पूछा जाता? समेटिव पूछा जाता। देखो, ये चीज ध्यान रखना, समेटिव, ठीक है, जिसको समेकित कहते हैं। ये कब होता है? पढ़ाने के बाद होता है। कब होता है? पढ़ाने के बाद, यानी वर्ष के अंत में। कब? वर्ष के अंत में भी हम इसको कह सकते हैं। फॉर्मेटिव पूरे साल भर चलेगा, वो पढ़ाने के दौरान ही क्या करेगा? आपकी कमियां बताएगा और उसमें सुधार करता रहेगा। जबकि प्रोजेक्ट कब दिया जाता है? टॉपिक कंप्लीट हो गया उसके बाद प्रोजेक्ट दिया जाता है। बातचीत कौशल पढ़ाने के दौरान ही विकसित होता रहता है। बहुविकल्पीय प्रश्न साथ ही साथ पूछते रहते हैं, मौखिक प्रश्न भी साथ ही साथ पूछते रहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोजेक्ट। क्योंकि प्रोजेक्ट देना किसका एग्जाम्पल है? समेटिव का एग्जाम्पल है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, दोनों चीजें मैंने आपके लिए क्रिएट यहां पर कर ली है, आंसर बता दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप अपने आप को ऊर्जावान बनाए रखिएगा। सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, मिलेंगे। अपने सर आ चुके हैं, कसवां सर आ चुके हैं, जय सिंह जी, जो कि अब लगातार लाइव सेशन लेंगे आपके साइंस का। वेलकम कीजिएगा इनका। तमाम प्रिय छात्रों, जो रीट लेवल फर्स्ट के बच्चे हैं और रीट लेवल सेकंड साइंस मैथ वाले स्टूडेंट हैं, वो अभी लाइव रहिएगा। 2 मिनट बाद में मैं पर्सन लगा करके, पीपीटी लगा करके आपको समझाना शुरू करूंगा। बड़े प्यार मोहब्बत वाली साइंस चलेगी। अभी आज आपको दिल के बारे में बताऊंगा।
कि दिल किसके लिए होता है, कितनी बार टूटता है, बिल्कुल, कैसे बिल्कुल, जुड़ता है, कैसे धड़कता है। मोहब्बत वाली चीज अभी बताऊंगा, ठीक है। तो रीट लेवल, अच्छा आप लोग अपना एक शेड्यूल बना करके तमाम बच्चे है ना कल सेंड करोगे भी कितनी घंटे स्टडी करते हो, रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड एसएसटी हो चाहे वो अपने साइंस वाले स्टूडेंट हो। कम से कम प्रिय छात्रों आपका टाइम टेबल आज बन जाना चाहिए आप लोगों का, क्योंकि अब निरंतर 4.5 महीने का टाइम बचा है, तो कम से कम आपकी 6 से 7 घंटे स्टडी निरंतर होनी चाहिए। और लाइव क्लासें आपको बराबर आती रहेगी, तो आप लोग है ना तुरंत प्रभाव से जो बच्चे रीट लेवल फर्स्ट वाले हैं और साइंस वाले वो तो लाइव रहना, बाकी थोड़ा रेस्ट कर लेना। परंतु कल आप एक टाइम टेबल बना के दोगे कि हम लोग कितना स्टडी करते हैं, हर एक स्टूडेंट को मेंटेन किया जाएगा भी आप कितने घंटे स्टडी करते हो, क्या क्या आपने लाइव कितनी घंटे क्लास लेते हो, ऐप को कितनी बार देख पा रहे हो, और अदर मटेरियल जो आपके घर पे पड़ा है उसको कितनी गुड बार देख पा इवनिंग रहे हो, ठीक है ना? इमरान जी, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग सर। हाँ